वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था में 50 क्वेश्चंस होंगे, जो एक पंक्ति प्रश्न होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस। यहाँ पे एमसीक्यू नहीं करवा करके मैं आज वन लाइनर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिसके जरिए आपको ये पता चल सकेगा कि कब क्या हुआ और उस योजना को लागू कब किया गया, उस योजना का किससे संबंध है और वो कब इम्प्लीमेंट हुआ। तो चलते हैं, आज हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन में। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। कहते भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि हमारे देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना था 2012 से लेकर के 17 तक थी। जबकि जब हमारे देश में एनडीए की सरकार बनी 2014 में एनडीए की सरकार बनी, तो 15 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को अबोलिश करके रिप्लेस करके उसके जगह पे उन्होंने नीति आयोग की स्थापना करवाया 2015 में। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखेंगे, कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक हम सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, आरबीआई होती है। उसके बाद कहते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था आरबीआई। अगर कभी कभी पूछेगा आरबीआई एक्ट कब है, तो हमेशा याद रखेंगे आरबीआई एक्ट है हम लोग को। आरबीआई यदि मैं एक्ट की बात करूँ तो एक्ट है 1934 ईस्वी है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखें भारत का आरबीआई की स्थापना समझ में आ गया। कहता है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से 56। हमेशा याद रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में 1950 भी होता है तो 1950 लेते हैं, लेकिन 1951 से ये शुरुआत हो गई थी। ठीक ना, तो 51 से 56 ये 5 वर्ष के लिए होती है। फिर चला था हमारे देश में, यानी कि 56 के बाद चली थी। ठीक है, 56 से 61 चला था, 61 से 66 चला था, फिर 66 से 69 3 वर्षीय था, उसके बाद 69 से 74 थी, फिर 74 से 79, फिर 79 से 80 1 वर्षीय था। तो कुछ इस तरह से चल रही थी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के माध्यम से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फिर कहते हैं भारत का पहला कृषि आधारित योजना कौन सी थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत की पहला कृषि आधारित योजनाएं थी। हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथ, यानी कि इसका क्या होगा? MS स्वामीनाथ होगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूं। ठीक कहता है भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966 में हुई थी हरित क्रांति, जो कि इसमें गेहूं और मक्का के बारे में आपको पता होना चाहिए था। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन तय करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के माध्यम से होती है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत की जीडीपी की गणना कितने तरीके से होती है? तो भारत में जीडीपी की गणना 3 तरीके से होती है, यानी कि इनकम मेथड से होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड से होती है, उसके बाद होती है प्रोडक्शन मेथड से होती है, यानी कि इनकम आय विधि, एक्सपेंस व्यय विधि, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन विधि से। ठीक है, चलते देखिएगा था 3 उत्पादन, व्यय और आय की बेसिस पे। ठीक है, 13 में कहता है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए हमारे देश की 60% आबादी जो है
कृषि पे आधारित है। तो जैसे ही कृषि पे आधारित है तो इसलिए कृषि में ही सबसे ज़्यादा रोजगार है। सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र कौन सा है, तो हमेशा याद रखेंगे सर्विस सेक्टर, ठीक ना, सेवा क्षेत्र। ठीक। भारत में एफडीआई की अनुमति किसने दी है, तो भारत में एफडीआई यानी कि एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सरकार और आरबीआई के द्वारा दी जाती है, क्योंकि सरकार आरबीआई को सारी परामर्श देती है और आरबीआई का काम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को ये करना। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन भी आ गया देखिए, तो मैंने बताया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफआईआई का अर्थ क्या है, तो इसमें कहता है विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। कहते हैं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, तो एनएससी, और क्या है एनएससी। आपको भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है, एनएससी नाम है, और बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर कहता है बीएससी का पूरा नाम क्या है, तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में सबसे अधिक कर कौन सा है, तो जीएसटी है। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से टैक्स वसूल की जाती है। फिर कहता है जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी हमेशा याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई थी हमारे देश में। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। फिर कहता है यहाँ पर देखेंगे, कहता है जीएसटी कितने प्रकार का होती है, तो जीएसटी जनरली 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमेशा याद करेंगे 4, अगर ऑप्शन होगा तो 4 भी होगा, इसमें मैंने नहीं लिखवाया हूँ। एक होता है यूटीजीएसटी, इसको भी आप लोग नोट करके चलेंगे। यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन होती है। अब देखेंगे 3 प्रकार जो जीएसटी होती है, सीजीएसटी, इसका फुल नेम होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे, चूंकि अक्सर पूछ दिया जाता है इसका फुल फॉर्म। एक जो एसजीएसटी है उसका फुल नेम है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी का फुल नेम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन। यूटीजीएसटी चौथा में होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमेशा याद रखेंगे जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे जीएसटी कितने प्रकार के, यदि 3 ऑप्शन होगा तो 3 मारेंगे, यदि 4 ऑप्शन है तो 4 होंगे। ठीक है। फिर देखेंगे 23 में कहता है भारत में मुद्रा नीति कौन बनाता है, तो हमेशा याद रखें मनी के जो पॉलिसी होती है वो आरबीआई के द्वारा, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि जो फिनेंशियल मार्केट, चूंकि ये सब फिनेंशियल मार्केट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो वित्तीय बाजार जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है, एक पूंजी बाजार और एक होती है मुद्रा बाजार। पूंजी जो कैपिटल मार्केट होती है, और मुद्रा बाजार मतलब मनी मार्केट होती है। कैपिटल को रेगुलेट को इसके द्वारा की जाती है, तो सेबी के द्वारा, और मनी को जो करती है रेगुलेट आरबीआई के द्वारा होती है। तो हमेशा याद रखेंगे आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेबी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 24 नंबर पे हम लोग चलते हैं। कहता मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होती है, तो हमेशा याद रखें मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि कीमतों में वृद्धि होती है, और मुद्राओं के मूल्य में कमी होती है। तो देखिए कहता है वस्तु की कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। ठीक है। डिफ्लेशन का क्या अर्थ है, तो उल्टा होती है, इसमें वस्तु की कीमतों में गिरावटें होती है और मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि होती है। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए कहता है वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होती है। फिर देखें 26 में भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स किससे मिलता है, तो अप्रत्यक्ष करों से, जो मैंने वहाँ पर बताया था। जीएसटी क्या है, एक प्रकार की अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर में चूंकि भारत में क्या है जो टैक्सेशन है वो 2 प्रकार के हैं, एक डीटी बोले तो डायरेक्ट टैक्स, एक आईडीटी है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अकॉर्डिंग आती है। जो टैक्स है, टैक्स जो होती है 2 प्रकार की है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आगे क्या कहता है सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई का क्या दर्शाता है, देश की कुल आय को दर्शाती है। नरेगा नाम का नया नाम क्या है, तो मगरेना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा। ठीक है। नरेगा कब लागू हुआ था, तो 2006 से। उद्योग नीति संकल्प 1956 का मुख्य उद्देश्य कहता है क्या था, समाजवाद की ओर झुकाव थी। 31 नंबर में देखेंगे बेरोजगारी की सबसे सामान्य प्रकार क्या है भारत में, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न मतलब डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक ना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी,
मत तो छुपी हुई का मतलब है लोग अपने आप को समझते हैं कि हम तो रोजगार में है, लेकिन रियल में देखा जाए तो वो रोजगार में नहीं होती है। ये अक्सर जो कृषि से जुड़े हुए लोग होते हैं। जनधन योजना कब शुरू हुआ? तो 2014 में। जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। हमेशा रखे स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014। किसके नाम पर हुआ? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे, चूंकि 2 अक्टूबर हमारे देश में राष्ट्रपिता यानी कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म है। तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे हमारे देश की वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहे थे कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग रखेंगे स्वच्छ भारत मिशन की नींव डालूंगा। भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र कौन सा है? तो ब्याज भुगतान। हमेशा याद रखेंगे भारत सरकार का जो खर्च होती है, बहुत सा खर्च है, उसमें से सभी में सबसे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट में पे करनी पड़ती है। क्योंकि हमारी कंट्री जो है फॉरेन से बहुत सारे डेप्ट ले रखा है, तो उसके बदले इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कहते भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है 2024 तक? तो चीन है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में। स्किल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या था? कौशल विकास। स्टार्टअप इंडिया किस उद्देश्य से शुरू हुआ? तो नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने यानी कि इनोवेशन और स्टार्टअप को इंक्रीज करने के लिए। 40 में देखिए कहते हैं भारत में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? तो हमारे देश में सबसे बड़ी बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एनबीएफसी का अर्थ क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक ना, कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी तो टीसीएस, कौन नहीं जानता है इसके बारे में। उद्यय योजना का संबंध तो बिजली से है। आर्थिक जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? तो सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, आर्थिक जनगणना। भारत में सबसे अधिक निर्यात किसका होता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न आभूषण। हमेशा पेट्रोलियम उत्पाद हमारे देश जो है निर्यात करती है, और रत्न आभूषण। भारत में आयकर किस पर लगाया जाता है? व्यक्ति और कंपनी की आय पर। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 और 70 में। हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे क्या है 1969 में, यहाँ पे 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और उसके बाद 1980 में 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ। हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो फर्स्ट बार यानी कि प्रथम बार राष्ट्रीयकरण बैंकों का हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो देखेंगे ये चौथी पंचवर्षीय योजना इसमें माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रथम था 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा था 61 से 66, फिर 66 से 69 तक नहीं हुआ, फिर 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ। तो हमारे देश में प्रथम बार क्या था जो बैंकों की राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। फिर हमेशा याद रखें यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन होता है, सेल की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग हुई थी? तो ये भी 4 पंचवर्षीय योजना में सेल की हुई थी। फिर 74 से 79 चला 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 79 से 80 चला नहीं 1 वर्षीय चला, फिर छठी 80 से 85 तक। दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जब हमारे देश में छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। कहते भारत का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री। आसान सा सवाल है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? और भाई यहाँ पर तो टाइप करना ही मैं भूल गया, लेकिन याद रखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मेरे चैनल से बने रहेंगे, और जिनको भी मेरा क्लासेस परचेज करनी है, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। मेरा एप्लीकेशन के नाम है डॉक्टर SK शाह कॉम एंड आर्ट्स, और उसमें सभी प्रकार के आपको कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी क्लासेज है, वो मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई जाती है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरी